अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चिकन्स को रानीखेत जैसे मर्ज से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं, जिसमें से एक रानीखेत के खिलाफ वैक्सीन का तरीकाकार है। हम एंडी एवेन्यू का इस्तेमाल करते हैं, एंडी लासोटा। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप एंडी क्लोन 30 वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे चिकन्स न्यूकेसल डिजीज़ जैसी बीमारी से महफूज रहें, तो इसका बाकायदा तरीकाकार हमने क्या अख्तियार करना है। सबसे पहले शेयर करता चलूँ कि जब भी आप वैक्सीन करें, उससे पहले इस चीज़ को यकीनी बना लें कि आपके चूज़े, आपके चिकन्स जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं है। अगर एक भी परिंदा उसमें से बीमार है तो आपने वैक्सीन तब तक नहीं करनी जब तक आप उसको अलहदा ना कर लें। आप वैक्सीन के लिए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीली टिक्की का, मिनरल वाटर का इस्तेमाल करना। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो पहले उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद आप उसके ऊपर से मलाई को उतार लेते हैं और उसके बाद नीचे जो आपके पास मिल्क बचता है, आप उसके अंदर कोई ठंडा पानी डालते हैं या फिर आप उसके अंदर बर्फ़ डाल के वेट करते हैं इस चीज़ का कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाए और वो आपको हल्का ठंडा महसूस हो। इतना ज़्यादा भी ठंडा ना हो कि बाद में जब हम उसके अंदर वैक्सीन मिक्स करें तो वो चिकन्स के लिए सही तरह से पीने के काबिल ना हो। याद रखें कि जब भी वैक्सीन करें, आप अपने इलाके के डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें कि कौन सी स्ट्रेन मैंने इस्तेमाल करनी है, मैं एनडी के अगेंस्ट वैक्सीन करना चाहता हूँ। इस तरह से आप नीली टिक्की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम वाक सेफ टैबलेट या वाटर स्टेबलाइज़र टैबलेट का नाम देते हैं। इसकी मौजूदगी में वैक्सीन का इस्तेमाल करना, अपने चिकन्स को पिलाना, ये निस्बतन सेफ़ होता है, क्योंकि पानी के अंदर अगर क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा हो गई, अगर उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा रही, तो आप जो वैक्सीन अपने चिकन्स को दे रहे हैं उसने सही तरह से असर नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप बर्तन इस्तेमाल करें, प्लास्टिक वाला बर्तन इस्तेमाल करें। इसीलिए आपको चिकन्स के लिए वाटर सप्लाई करने वाली की जो टैंकियाँ मिलती हैं, वो आपको प्लास्टिक वाली दस्तयाब होती हैं। आप जब लोहे वाली इस्तेमाल करते हैं या किसी और धात की इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी वैक्सीन की असर पजीरी ठीक नहीं रहती। अगर आप बड़े वाटर टैंक के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार भी यही होता है कि पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, चाहे वो बड़ा वाटर टैंक है या आपके पास छोटे छोटे से वाटर टैंक्स है, आपके पास छोटे बेबी डॉल्स हैं, उनके अंदर किसी किस्म की पिछली बाकियात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसमें कोई दवाई मिक्स की है तो उसको बाकायदा तरीके से धो लेना, डिसइंफेक्ट करना, सनलाइट में रखने के बाद उसके अंदर वैक्सीन का इस्तेमाल करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ऊपर की जानब इसकी एल्यूमिनियम फॉइल होती है। सबसे पहले आप इसको उतारते हैं और फिर उतारने के बाद आप इसको उस अमेज़े में डाल देते हैं कि जहाँ पे आपने अंदर की जानब बर्फ़ डाली है या ठंडा पानी डाला है और उसके साथ ही अंदर की जानब उस बर्तन में दूध भी मौजूद है, या फिर दूध नहीं है तो वहाँ पे नीली टिक्की मिक्स है। रानीखेत बीमारी 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती है, एक सबसे हल्की, एक दरमियानी और तीसरी सबसे ख़तरनाक वाली। जो सबसे हल्की है वो आपके फ्लाक को, आपके चिकन्स को हल्का फुल्का मार्बिड करती है। मार्बिडिटी कहते हैं कि जिसमें आपके चिकन्स में आपको आर्जा नज़र आता है, उनकी हल्की फुल्की बीमारी नज़र आती है, लेकिन इतनी अमवात आपको नज़र नहीं आ रही होती। दूसरी जो इसकी फार्म है, इसमें आपको आपके चिकन्स बीमार भी ज़्यादा नज़र आते हैं, जो कि एनडी की अलामात होती हैं। सांस खींच के लेना, इसके अलावा अपने आप को नढाल महसूस करना, खाने पीने की तरफ से ही न जाना, जो ढेर सारी इसकी अलामात होती हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर दरमियानी किस्म न्यूकेसल डिजीज़ की आपके चिकन्स के ऊपर हमलावर होती है तो ये दरमियानी अमवात का बायस बनती है। ये मे बी आपका 20%, मे बी 30 या 35% आपका फ्लाक यहाँ तक ये ले जाती है। इतनी अमवात का शिकार आपके चिकन्स होने लग जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फार्म आती है, आपके चिकन्स के ऊपर अटैक करती है, तो इससे 80%, 90% और बाज़ का सारे का सारा फ्लाक उड़ जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम डॉक्टर के मशवरे से हमने जो ब्रीड रखी हुई है उसके मुताबिक अपने इलाके की आबो हवा के हवाले से और कौन सा वायरस, कौन सी बीमारी पिछले फ्लाक को या साथ वाले दूसरे फार्म्स के ऊपर चिकन्स को डिस्टर्ब कर रही है, ये सारे के सारा शेड्यूल होता है आपके इलाके के जो वेटनरी डॉक्टर साहब होते हैं, ये जो वेटनरी क्लिनिक होता है या जो आपके इलाके की लैब होती है। इसलिए जब भी चिकन फार्मिंग करें, इन जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं इनके साथ एक मरतबा राब्ते में ज़रूर आएँ, इनसे मुलाकात करें कि मुझे कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए और मुझे इसका क्या शेड्यूल रखना चाहिए। और वैक्सीन के लिए आपने पानी इतना बनाना है कि जो आपके चिकन्स पौने घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर जाएँ। इसको आपने बिल्कुल धूप नहीं लगने देनी और आपने इसको ठंडे औकात में जब भी इस्तेमाल करना है तो आपने कोशिश करनी है 25 मिनट या 30 मिनट के लिए आप अपने चिकन्स को प्यास दे लें।
अगर सर्दियां हैं तो उस सूरत में आप पौने घंटे तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो उस सूरत में 20-25 मिनट से ऊपर ना जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से मज़ीद मसला बनना शुरू हो जाता है। बेहतरीन तरतीब यही होती है कि आप जिस वक्त दूध को उबाल लें, मलाई उतार लें, उसको 15-20 मिनट या 25 मिनट पड़ा रहने दें, ताकि वो एक मरतबा रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। और फिर आप इसके अंदर बर्फ़ मिक्स करके, उसके बाद वैक्सीन मिक्स करके फिर अपने चिकन्स को आप ऑफ़र करते हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ का अपने ध्यान ये रखना है कि जिस वक्त आप वैक्सीन को दूध के अंदर या नीली टिक्की मिले पानी के अंदर डालते हैं, तो हाथ को अंदर की जानब डाल के इसका लिड खोलिएगा। पहले जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो बेशक आप बाहर की जानब उतार लें, लेकिन जिस वक्त आपने वैक्सीन के ऊपर से रबड़ उठाना है, उसका जो ऊपर बैंड लगा होता है, जो ऊपर की जानब उसका ढक्कन होता है, वो आपने हाथ को अंदर की जानब डाल के बाकायदा तरीके से मिक्स करके इसको सारे का सारा जो अंदर वैक्सीन होती है और उसके साथ जो दूध मिक्स होता है उसको आपने बाहर निकालना है। और फिर जो आपके पास ये खाली बचती हैं, जितनी भी वाइल्स हैं, जितना भी आपके पास मटेरियल था, ये सारे का सारा आप बाहर ले जाके किसी जगह पे इसको आग लगाते हैं, इसको बर्न करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही ये वैक्सीन आप अपने चिकन्स को एडमिनिस्टर करते हैं, उससे आने वाले जो 24 घंटे होते हैं या फिर जो 32 घंटे में भी 48 घंटे, ये आपके बड़े एहतियात वाले होते हैं। इस दौरान आपने अपने चिकन्स को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि वैक्सीन बजाते खुद एक स्ट्रेस होती है। लाइव वैक्सीन फ्रीज़ की होती है, ये ड्राइड होती है, इसके अंदर लाइव वायरस मौजूद होता है, लेकिन वो इतनी कमज़ोर फॉर्म में मौजूद होता है कि जब आप इसे अपने चिकन्स को देते हैं, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसका मुकाबला कर लेता है और इसके अंदर जो कमज़ोर हालत में वायरस मौजूद होता है उसको मार लेता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अंदर की जानब जो एम सेल्स होते हैं, जो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो पहचान रख लेते हैं कि इस तरह की शक्ल का एक वायरस है जिसको हमने किल किया था। तो आइंदा ऐसा कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम फौरी तौर पे उसकी शनाख्त कर लेंगे और उससे पहले ही ये वहाँ पे एक बैरियर बना लेते हैं। ऐसे समझ लें कि वहाँ पे मसल्ला फार्म में कमांडोज बैठे होते हैं कि वो वेट कर रहे होते हैं कि इस तरह की कोई भी मौजी मर्ज उनके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, वहाँ पे उन मेमोरी सेल्स ने जिन्होंने यादाश्त रखी होती है वो एक ऐसा बैरियर बना देते हैं कि ये वाला वायरस उसको क्रॉस नहीं कर पाता। ये एक बाकायदा मैकेनिज़्म होता है, तरीक़ाकार होता है वैक्सीन के बाद अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को मजबूत करने का और इस तरह के मौजी अमराज से बाकायदा तरीके से महफूज रखने का। तो अब जैसे कि मैंने पहले शेयर किया कि ये आगे वाले जो 24 से 32 घंटे में भी 48 घंटे ये थोड़े स्ट्रेस वाले होते हैं, ये तनाव वाले होते हैं। इस दौरान अगर आपने कोई दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है, अपने चिकन्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या आपने उनकी छांटी करनी है, तो ये आपने अवॉइड करके रखना है। आपने उनको मज़ीद स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना। अंदर की जानब आपने कोई सफाइयाँ करनी है या आपने बरादा तब्दील करना है या उठाना है या उसकी मिक्सिंग करनी है या रैकर करना है, तो वो भी आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है। फीड डालते वक्त बिल्कुल किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेस में आके उनका अपना ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाए और यहाँ पे आपने जो वैक्सीन अपने चिकन्स को की है उसके अंदर जो वायरस कमज़ोर हालत में था वो ही उनके ऊपर गालब आना शुरू हो जाए और वैक्सीन का रिएक्शन होके डिजीज़ आउटब्रेक होना शुरू हो जाए। वही वैक्सीन जो हमने तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी, अपने चिकन्स को न्यूकासल डिजीज़ रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए की थी, अब वो हमारे चिकन्स के लिए उल्टा मसला बन गई है और उनके अंदर डिजीज़ आउटब्रेक होना शुरू हो गई है। अब ज़रूरी नहीं कि रानीखेत की ही डिजीज़ आउटब्रेक होगी। एक मरतबा जैसे ही चिकन्स का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जैसे ही वो अपने आप को डल फील करते हैं, कोई भी दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा पैथोजन, कोई भी ऐसा जरसूमा जो इस इंतज़ार में होता है कि कब इनका इम्यून सिस्टम, कब इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त नीचे आए और मैं इनके ऊपर हमलावर हूँ, वो फ़ौरी तौर पर रेडी हो जाता है। इसलिए ये वाले जो आर्ज होते हैं, जो आने वाला वक्त होता है, इसमें ख़ास एहतियात बरतनी पड़ती है। हम रानीखेत के ख़िलाफ़ अपने चिकन्स के अंदर इम्यूनिटी लाइव वैक्सीन के ज़रिए भी पैदा करते हैं और किल्ड वैक्सीन के ज़रिए भी पैदा करते हैं। अगर हम रानीखेत की लाइव वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, इसे हम पानी के अंदर भी, स्प्रे की सूरत में भी और कतरे की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किल्ड वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं तो वो इसमें टीके की सूरत में होती है। लाइव वैक्सीन की जो इम्यूनिटी का दौरानिया होता है वो थोड़ा कम होता है, किल्ड वैक्सीन का लंबे अरसे के लिए होता है। इसलिए अगर आप छठे दिन पे जाके या 7वें दिन पे जाके अपने चिकन्स को एनडी क्लोन 30 दे रहे हैं, तो उसके बाद आपने MA5 क्लोन 30 यानी कि एनडी IB और एनडी लासोटा या फिर आपके इलाके के हिसाब से एनडी एवेन्यू, ये लाजमी तौर पे अपने चिकन्स को पिलाते रहना है, हर 28 दिनों के बाद या हर 30 दिनों के बाद।
और याद रखिए कि चिकन्स को सेहतमंद रखने के लिए, बीमारियों से महफूज रखने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही ज़रूरी नहीं है, बायोसिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखना आपने सफाई सुथराई का भी खास ध्यान रखना है और इसकी न्यूट्रिशन के साथ साथ बेहतरीन मैनेजमेंट को भी आगे लेके चलना है, ताकि आपके चिकन्स जब तक आपके पास हैं आपके लिए नुकसानात का बायस ना बने, और जब आप इन्हें सेल करें आगे जिस भी भाई के पास जाएं तो उनके लिए भी ये मुनाफा बख्श रहें और वो परमानेंटली आपके क्लाइंट बने, उन्हें ये चीज़ पसंद आए कि आपने जो चीज़ भेजी है वो उनके लिए बिल्कुल काबिल एतमाद थी, किसी किस्म की बीमारी का उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो इसी तरीके से ये कारोबार आगे फलता फूलता रहता है और सबका ट्रस्ट बना रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है अगर समझ आ गई तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।